Okay, so एक often ignored topic, both in UPSC and both in Indian foreign policy, is India's relationship with the Pacific island countries. जैसे islands like Palau, Nauru, Papua New Guinea. It's technically आप कह सकते हो कि उसी रीजन में आता है. फिजी, टुवालू. सो दीज आर वेरी स्मॉल कंट्रीज. पॉपुलेशन ज्यादा है नहीं, कुछ थाउजेंड्स में है. 50,000, 10,000, 20,000, 40,000, 1 लाख ऐसे. बट दे आर स्टिल इम्पोर्टेंट. कैन यू टेल मी द रीजन वाई दे आर इम्पोर्टेंट? एक तो इनका लोकेशन इज इम्पोर्टेंट, सो दैट पैसिफिक एरिया में अ, जो वहाँ का कंट्रोल है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है. दूसरा रीजन क्या मैं कह सकता हूँ कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, विच फॉलोज द वन वोट, वन कंट्री वन वोट प्रिंसिपल, no matter how small the country is, UNGA vote, not the UNSC vote, UNGA vote. So one country one vote है, तो वहां पर doesn't matter your country is 10,000 people or 1 billion people, आपको एक ही वोट मिलता है. ओके, सो दैट इज द होल सिनेरियो. इसीलिए इंडिया ने पैसिफिक आइलैंड्स के साथ आउटरीच प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है. इट वॉज अ ऑफन इग्नोर्ड एरिया. इंडिया तो अपने साउथ ईस्ट एशिया में नहीं देखता था, पैसिफिक में क्या दिखेगा. सो वी हैड द लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी. उसके बाद हमें ये थोड़ा सा समझ आया दैट ओके, देर इज अ वर्ल्ड बियॉन्ड दिस ऑल्सो विच इज द पैसिफिक आइलैंड्स. सो उसके लिए इंडिया ने काम करना शुरू कर दिया है. और इंडिया का जो रिलेशन है विथ पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, इट इज अ न्यू डायनामिक. इसके पहले फिजी के साथ रिलेशंस था, because Indian diaspora, the indentured labor diaspora used to be there. बाकी की कंट्रीज के साथ इंडिया का रिलेशंस कुछ ऐसा खास था नहीं, बिकॉज इंडिया वाज ऑलवेज ऑब्सेस्ड मोर विथ द वेस्ट एंड द वेस्टर्न बॉर्डर. ओके, सो दिस इज इंडिया. इंडिया और पैसिफिक का जो कोऑपरेशन है, दिस इज अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी. दिस इज व्हाट, दिस इज ए नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी. सो ये एक बड़ा, आज के डेट में एक बड़ा इमर्जिंग रिलेशनशिप बनते हुए आ रहा है. सो हमने फिपिक स्टार्ट किया. व्हाट इज फिपिक? दिस इज द फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन. फिपिक इज व्हाट? फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन. और इसको हमने 2014 में लॉन्च किया था, जिससे इंडिया इंगेज करता है 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के साथ, जिसमें फिजी, किरिबाती, मार्शल, सोलोमन, सामोआ, पापुआ, नाउरू, वानुआतू, ये सारे जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, दे आर इंक्लूडेड. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है फिपिक का? फिपिक का ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट अ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म टू एड्रेस द यूनिक चैलेंजेस ऑफ द पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, और इंडिया का जो एंगेजमेंट है उसको बढ़ाना. सो व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ द पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज? The challenges are climate change. So majority of these countries, they will cease to exist within 2100. By the end of this century, due to climate change and rising sea level, these countries will cease to exist. Many of the countries' islands, they have already starting to submerge. So that is one problem that they are facing. उसके साथ साथ sustainable development, because climate change and sustainable development, they are interlinked. उसके साथ साथ यहाँ पर थोड़ी गरीबी भी है. यहाँ पर जो है गरीबी भी है, उसके वजह से इंडिया इज हेल्पिंग इन कैपेसिटी बिल्डिंग. इंडिया इज हेल्पिंग इन व्हाट? इंडिया इज हेल्पिंग इन कैपेसिटी बिल्डिंग. लेकिन एक चीज आपने देखा होगा कि फिपिक 2014 में हुआ था, फिपिक 2015 में हुआ था, और फिर 2023 में हुआ था, आफ्टर 8 इयर्स. सो इंडिया की तरफ से लैक ऑफ कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है, नॉट ओनली इन फिपिक. ये जो आपका फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन है, इवन इन द इंडो अफ्रीकन समिट, उसमें भी इंडिया इरेगुलर है.
अभी तक 6-7 इंडो अफ्रीकन समिट और इंडो फिपिक समिट हो जाने चाहिए थे, लेकिन हुए कितने? टोटल हुए 3। लास्ट इंडो अफ्रीकन समिट इन्होंने 2015 में किया था, फिर भूल गए। So lack of consistency has been a very big problem of Indian foreign policy when it comes to important regions like the Pacific and Africa. While say important but often ignored regions. Okay. सो आप देख सकते हो, 2 बार 2014-15 में लगातार 2 साल करवाया इन्होंने, लेकिन उसके बाद 2023 में फिर डायरेक्ट 8 साल के बाद अ गैप ऑफ 8 ईयर। सो दिस इज नॉट डन ऑन इंडिया पार्ट कि आप अगर चाहते हैं कि चाइना को आप काउंटर करें और नए एवेन्यूज खोलें अपने फॉरेन पॉलिसी के लिए, सो यू हैव टू बी रेगुलर एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ओके। नाउ व्हाट इज द पिलर्स ऑफ इंडियन पीआईसी कोऑपरेशन? उसमें आपका आ जाता है ग्रांट्स, बिकॉज दीज कंट्रीज दे रिक्वायर ग्रांट्स। दे आर नॉट, कुछ है ही नहीं ना, क्या करेंगे? आइलैंड कंट्रीज है, छोटी छोटी आइलैंड्स है, पॉपुलेशन है नहीं ज्यादा, ना इंडस्ट्री लगा सकते ना कुछ, टूरिज्म ड्रिवन है। सो उतना या इनके पास पैसा नहीं है। सो दे आर डिपेंडेंट ऑन ग्रांट्स जो कि इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। उसके साथ साथ इंडिया टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम के अंदर हंड्रेड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पैसिफिक सिटीजन्स को ट्रेन कर रहा है इन न्यू एज टेक्नोलॉजीज एंड न्यू एज स्किल्स। उसके साथ साथ इंडिया सागर अमृत स्कॉलरशिप दे रहा है। सो ये जो सागर अमृत स्कॉलरशिप है, दिस वाज अनाउंस्ड इन फिपिक 3 विच हैपेंड इन पोर्ट मॉरेस्बी। उसके साथ साथ इंडिया फार्मेसी और हेल्थ केयर में भी काफी हेल्प कर रहा है। अभी हमने डायलिसिस यूनिट भेजे थे, किसको भेजे थे डायलिसिस यूनिट? हमने भेजा था पापुआ न्यू गिनी को। ओके, द कैपिटल, वहां पर हमने पोर्ट मोरेस्बी इज द कैपिटल, और वहां पर फिपिक हुआ था। ये देख सकते हो फिपिक, मोदी जी फिपिक में है। ऑल दीज आर पैसिफिक आइलैंडर्स। ओके। उसके साथ साथ इंडिया कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सीडीआरआई, विच इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ इंडिया, उसको पुश कर रहा है इन कंट्रीज में, बिकॉज दीज कंट्रीज आर फेसिंग क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिजास्टर्स। ओके। सो दिस इज समथिंग दैट दे आर फेसिंग। उसके साथ रिन्यूएबल एनर्जी में भी हेल्प कर रहा है, और सोलर मामा प्रोग्राम उनको उसके अंदर में दे आर ट्रेनिंग पीपल from the Pacific Islands who can, help in installing solar infrastructure in these Pacific Islands. उसके साथ साथ जन औषधि केंद्र, उसको भी एस्टैब्लिश करने के लिए इंडिया ने अग्री किया है फिपिक 3 में, जो कि अभी रिसेंटली 2023 में हुआ था। सो इंडिया सेड दैट वी विल बी एस्टैब्लिशिंग जन औषधि केंद्र विच इज प्रोवाइडिंग वेरी वेरी अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन। ओके। सो ये सारा चीज एक तरीके से सॉफ्ट पावर है इंडिया का, बिकॉज व्हेन द जन औषधि केंद्र इज देयर एंड अ पैसिफिक आइलैंडर और एन अफ्रीकन विल गो टू द जन औषधि केंद्र, सो वो क्या देखेगा सबसे पहले? व्हेन ही विल एंटर द जन औषधि केंद्र, मोदी जी का चेहरा। मोदी जी का चेहरा देखेगा, पूछेगा कौन है ये? देन द शॉपकीपर विल टेल दैट ओके, दिस इज इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड दिस इज द जन औषधि केंद्र। सो इससे क्या होता है? इंडियन सॉफ्ट पावर बढ़ता है। आप जाएंगे वहां पर विजिट करने, सो आपको देख के बोलेगा, ओ ओ इंडिया इंडिया जन औषधि केंद्र, ऐसे कर। जैसे अभी बोलता है ना, इंडिया इंडिया राज कपूर, है ना, मूवी के बारे में बात करता है अमिताभ बच्चन, ऐसे बोलता है। सो इसी यही सॉफ्ट पावर होता है। सो आज आज का न्यू एज सॉफ्ट पावर क्या है? आधार, हमारा डीपीआई, और क्या है हमारा? हमारा जन औषधि केंद्र हो गया, टाटा, बजाज, एयरटेल, all these companies, they will become the soft power of India. फिपिक 3 समिट में क्या क्या एक्शन प्लान अनाउंस हुआ था? हेल्थ केयर पे इंडिया हेल्प करेगा, मेडिकल एक्सेस पे हेल्प करेगा, अफोर्डेबल मेडिसिन थ्रू द जन औषधि केंद्र इन दीज कंट्रीज, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर,
उसके लिए डायलिसिस यूनिट सारे फिपिक सारे जो भी आपके पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज है उसमें भेजेगा। वेलनेस के लिए काम करेगा, योगा सेंटर्स बनाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी में हेल्प करेगा, सोलर मामास को ट्रेन करेगा so that they can go and help in installing the solar infrastructure। वाटर स्कैर्सिटी के लिए डिसैलिनेशन यूनिट्स प्रोवाइड करेगा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को डेवलप करने में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ 1000 सागर अमृत स्कॉलरशिप देके 1000 पैसिफिक आइलैंडर स्टूडेंट्स को इंडिया बुला के उनको पढ़ाई करवाएगा और उनको हेल्प करेगा आईटी और साइबर सिक्योरिटी लैब एस्टैब्लिश करने में हर कंट्री में। ओके, यहां पर भी चाइना फैक्टर इज अ बिग प्रॉब्लम। चाइना हैज बीन trying to establish itself for a very long time. It has been there before India. It has been there before India with a lot of money as compared to India. Okay, so all these things are there। तो चाइना का BRI इनिशिएटिव दैट इज देयर, उसने एक पैक्ट साइन किया था सोलोमन आइलैंड के लिए। सो क्या ये इंडिया का हेडेक ज्यादा है कि यूएस का हेडेक ज्यादा है? इट इज एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स हेडेक। इंडिया का इंगेजमेंट उतना कुछ इन डेप्थ अभी है नहीं। हेडेक जो है चाइना फैक्टर, इट इज द बिगर हेडेक फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स हैज बीन द रेसिडेंट पावर इन द पैसिफिक सिंस द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। और अब चाइना जो है यूएस के हेजेमनी को चैलेंज कर रहा है। सो इंडिया इज नॉट अ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर और अ डायरेक्ट थ्रेट टू एनीबडी। दैट इज अ गुड थिंग। इंडिया कैन फोकस ऑन डेवलपमेंटल एड, इंडिया कैन फोकस ऑन इट्स ओन एजेंडा। इट इज नॉट इन कॉम्पिटिशन विथ एनीबडी। ओके, बिकॉज वहां का कॉम्पिटिशन, मेजर कॉम्पिटिशन जो है वो यूएस और चाइना के बीच है। ओके, और इंडिया को ये कंट्रीज एज अ बैलेंसिंग पावर देख रहे हैं। अभी एक कोट आप देखिएगा जो कि पापुआ न्यू गिनी के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बहुत एक अच्छा कोट कहा है। इन्होंने कहा है दैट वी आर द विक्टिम्स ऑफ ग्लोबल पावर प्ले। मतलब हम एक यूएस और चाइना के बीच में पिस चुके हैं, दब चुके हैं। You, that is Prime Minister Modi, are the leader of the global south. We will rally behind your leadership at global forums. आप हमें बस बोलिए that we want you to come, and the Pacific Islands, they will come and they will join India because we are victims of this global power play between US and China. So इसीलिए they are looking for an alternative leadership. All right. अच्छा, ये आपने देखा था ये जेम्स मरापे साहब जो है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का पैर भी छू लिया था। ही हैड आल्सो टच द फीट एंड सॉट ब्लेसिंग्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी एट द एयरपोर्ट। अगर बहुत फेमस पिक्चर है, आप देख सकते हैं गूगल पे जैसे। व्हाट आर द चैलेंजेस? तो चैलेंजेस में यही आता है, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है काफी ज्यादा। दैट इज वन प्रॉब्लम। एक्सेस करना इन आइलैंड्स को बहुत मुश्किल है, देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्टिविटी। आपको पहले किसी थर्ड कंट्री में जाना पड़ेगा, फिर वहां से एक प्लेन लेना पड़ेगा, फिर वहां से एक शिप लेना, ऐसे करके पहुंचते हैं। सो इनका जो रिमोट लोकेशन है दैट इज प्रूविंग टू बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। उसके साथ साथ इंडिया अभी जो ट्रेड है इन कंट्रीज के साथ बहुत लिमिटेड है, बिकॉज ना ये कंज्यूम कर सकते हैं ना ये कुछ ऐसा हमें बेच सकते हैं। सो इंडिया को बहुत इनको जो ट्रेड है उसको बढ़ाने के लिए इट हैज टू बिकम अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी हैज टू बी देयर। ओके, सो दीस विद दीज कंट्रीज अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी हैज टू बी देयर। लॉजिस्टिकल हर्डल्स भी काफी ज्यादा है बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस एंड ज्योग्राफिकल डिस्कनेक्ट, and resource constraint is also there। India cannot match the financial muscle of China and US, so that is also a very big problem। Okay, but this FIPIC or Indo-Pacific relation, it is a new frontier in India's foreign policy, and hence इसमें बहुत potential है। India can do a lot of things, but we also need to get creative when it comes to India-Pacific relations।